नमस्कार। थैंक यू। सबसे पहले तो धन्यवाद है ऊपर वाले का कि आखिरकार ये दिन आ ही गया। थैंक यू। और धन्यवाद मेरे माता पिता का जिन्होंने जन्म दिया और संस्कार भी दिए। दोनों चीज़ें, यदि ये चीज़ गिफ्ट में कहीं से मिली तो बचपन से लात घुसे खाए और लात घुसे के साथ साथ कुछ बातें भी बताई। कहते हैं कि किसी भी मेमोरी में कोई चीज़ तब सेट होती है जब उसमें छीनी हथौड़ी चलता है। तो माँ बाप ने अच्छे से संस्कार दिए, धन्यवाद है। और धन्यवाद सेफ सोप इंडस्ट्री का और फ्रंट लाइन में बैठे सभी गुरुजन और गुरु माताओं का कि जैसे भी इनका आशीर्वाद स्वरूप, चाहे शब्दों से और चाहे फील्ड में, चाहे एजुकेशन से संबंधित, वो सब चीज़ें इस सिस्टम के माध्यम से मुझे यहाँ सीखने को मिला। और प्लस इस फील्ड में यहाँ तक जो हर एक इंसान का सपना होता है कि मैं डायमंड बनूं, यहाँ तक आने में और ले जाने में भी सभी का सहयोग है। और धन्यवाद मैं करूँगा दो शख्स का, रिशाल सर और मुकेश जिंदोलिया जी। थैंक यू। क्योंकि इस बिजनेस में जैसे भी करके लाए, ये दोनों ही लोग थे जिन्होंने मुझे इस बिजनेस का स्टार्टअप कराया, जैसे भी कराया। और वैसे तो ज़्यादातर यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, किसी न किसी के साथ कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट होता है कि चाहे उसको चाय के बहाने बुलाया हो, चाहे घर पे समोसे खाने के बहाने बुलाया हो, किसी न किसी बहाने बुलाया। और ये सारे वही लोग बैठे हैं। अभी ताऊ जी के लड़के बोल रहे थे, बोले सारे पागल। क्योंकि मैं भाई की बात को याद करके याद आ रहा है कि जब हम इस बिजनेस में थे और स्टार्टिंग से, तो हम लोगों को हमारा डिपार्टमेंट, आरपीएफ डिपार्टमेंट, वो भी पागल ही बोलता था। बोला इस दुनिया के अंदर ये दो आदमी पागल हैं, मुकेश सिंह और ये जितेंद्र यादव। क्योंकि हम लोग कैरिज में काम करते थे, हमारे कंधे पे बैग टंगा रहता था। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में होंगी 100%। और सबसे बड़ा धन्यवाद यदि मैं करूं तो महागुरु जी हरि सर का है। मैं चाहूँगा एक बार जोरदार ताली। थैंक यू। क्योंकि मेरे बारे में मैं जानता, और इस सिस्टम में जब भी कोई छोटी सी बात होती तो किसी को कोई तकलीफ हो ना हो, मेरे को कीड़ा जरूर काटता था कि सर ऐसे हो गया, अब हो गया तो। और मेरे ख्याल से महागुरु जी का जितना प्राण मैंने पिए हैं, किसी ने पिए भी नहीं होंगे। पूछ सकते हो आराम से, कहीं भी कैसे भी, चाहे सिस्टम से संबंधित हो, चाहे कोई और बात हो। लेकिन इनसे जब भी मैं कुछ सुनता तो एक ही बात सुनता, टेंशन न ले, कुछ नहीं होगा, सब कुछ बढ़िया है, एक दिन अपन 2 लाख कमाएंगे। थैंक यू। और धन्यवाद है मेरे रेड क्लब का। मैं चाहूंगा जितने भी रेड क्लब हैं, टोपाज एंड अबो, उन सभी के लिए एक जोरदार ताली। क्योंकि इस बिजनेस में है ना, स्टार्टिंग में यही लोग मेरे साथ थे। जब मेरा बिजनेस स्टार्टअप हुआ तो इन लोगों को मैंने स्टार्टअप कराया था ज्वाइनिंग। और जैसे भी इस बिजनेस में आगे बढ़ते चले गए, कदम कदम पे ये सारे के सारे टाइगर साथ रहे। और धन्यवाद मैं करूंगा इस सारी की सारी टीम का, जिसकी बदौलत आज ये दिन मुझे नसीब हुआ, डायमंडशिप नसीब हुई। थैंक यू। थैंक यू। अच्छा, दिनांक 3 तारीख है आज। कितनी?
मैं आप लोगों से एक बात जरूर पूछूंगा आगे की बात रखने से पहले, यदि मैं ज्वाइन नहीं होता तो आज की दिनांक आती कि नहीं आती? हेलो, देख भाई, मैं पूरी बात तभी बताऊंगा डायमंड बनने की जब बराबर साथ दोगे। पक्का? थैंक यू। बिल्कुल 100%। मैं इस बिजनेस में काम ना भी करता तो शायद आज की ये 3 तारीख जरूर आती, और मैंने किया है तब भी ये 3 तारीख जरूर आई है। मेरा जो बिजनेस का स्टार्टअप था अजमेर से था, लेकिन उससे पहले मैं आरपीएसएफ में नौकरी करता था, रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स 9 बटालियन बी कंपनी, और मेरी ट्रेनिंग बांदीकुई ट्रेनिंग सेंटर में हुई थी। माहौर जी हरी सर के साथ में हमने साथ में ही ट्रेनिंग की थी। यहाँ से ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद मेरी पोस्टिंग 9 बटालियन से सीधा बिहार समस्तीपुर, हाजीपुर, दरभंगा जो एरिया है वहाँ पे स्पेशल ड्यूटी में लगाया था। 8 साल आरपीएसएफ में मैं रहा, और इन 8 सालों में लगभग स्टेट मैंने ड्यूटी की, कोई ऐसा स्टेट नहीं बचा जिसमें मैंने ड्यूटी नहीं की। और इन्हीं 8 सालों में एक दिन ऐसा मूवमेंट आया था कि झारखंड दांतेवाड़ा के अंदर नक्सलाइट हमला हुआ था सीआरपी कैंप पे। कितने लोगों को याद है? 170 जवान उसमें शहीद हुए थे। और उस दिन मैं अंबाला रेलवे स्टेशन पे, हम लोगों का मूवमेंट था, हमें झारखंड के इलेक्शन कराने थे और जगह भी दांतेवाड़ा ही मिली थी। जो हमारी पोस्टिंग, जो हमको ड्यूटी करके आनी थी, वो भी दांतेवाड़ा ही मिली। अंबाला रेलवे स्टेशन पे जब मैं था तो घर से फोन आया था, बोला, मम्मी बोली बेटा कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा ड्यूटी है हमारी, तो झारखंड जा रहे हैं, दांतेवाड़ा। उस समय न्यूज़ पे चल रहा था ये सब कुछ। तो मम्मी बोलती बेटा बेटा वहाँ क्या करेगा जाके, वहाँ तो ऐसा कांड हो गया है, वहाँ लोग मर गए हैं, एक काम करो, होगी नौकरी पूरी, घर आ जा, जिंदा रहेगा तो पैसा कमा लेगा। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा, जिस दिन जाना होगा घर से भी चले जाएंगे। ये जो मैंने बात बोली इसलिए बोली आप लोगों से, क्योंकि इस बिजनेस में आने से पहले यदि आदमी के पीछे कोई डर या ऐसी कोई भावनाएं हो जिससे उसको लगता हो कि यार आगे आने वाले समय में पता नहीं और क्या होगा। अभी तो झारखंड देखा है, पता नहीं बारामूला भी ड्यूटी करके आए हम लोग, वो भी देखा। तो जब हमारी पोस्टिंग अजमेर जब पोस्टिंग हुई, शायद 2015 में हमारी यहाँ पोस्टिंग हुई थी, और 2015 के लास्ट मंथ में दिसंबर में इस बिजनेस के बारे में थोड़ा थोड़ा सुनने को तो मिला था, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं मालूम था। लेकिन 19 जनवरी 2016 को शाम का वक्त था, और रिसाल जी और मुकेश जिंदोले जी यहाँ मौजूद हैं। रिसाल सर हैं? हाथ तो खड़ा कर सकते हैं? अच्छा पीछे। अच्छा, ये दोनों मेरे बैचमेंट हैं, इन्होंने भी, हमने साथ में ट्रेनिंग की थी। मैं बैठा हुआ था बैरिक में, और इन्होंने आपस में इशारा किया एक दूसरे को, बोला ये फंस गया आज। और मेरे को बोला देख जीतू क्या हो गया? मैंने यार सिर दर्द हो रहा है। बोले क्या बात होगी? मैंने कहा कई कारण हो सकते, मैं नहीं बता सकता। हालांकि उनको पता था, और काफी लोगों को पता भी है, यहां नहीं बताऊंगा। बोला ठीक है, एक काम कर, तेरा सिर का दर्द दूर कर देते हैं आज, तेरे को चाय पिला के लाते हैं। मैंने कहा यार नेकी और पूछ चलो भाई। मेरे को लेके गए, चाय की दुकान आई, चाय की दुकान पे जैसे पहुंचे तो मैंने कहा यार चलो पी लेते हैं। बोला नहीं यहां नहीं, ग्रीन टी पिलाएंगे। अभी मैंने मेरी लाइफ में सच बताऊं, ग्रीन टी का नाम ही नहीं सुना था, पीना तो बहुत दूर की बात है। मुझे कहां लेके गए? हरी सर के घर लेके गए। वहां जाते ही सवाल था, विकास भाई थे, मामा जी के लड़के, वो आरएस बने थे नए नए। तो मैंने कहा यार क्या है, नौकरी तो लगेगा, कुछ किताबें हम भी पढ़ लेते हैं। किताबें किसी काम की नहीं लगी बाद में, नौकरी लगने के बाद, और लगती भी नहीं,
बहुत कम लोग हैं जो कर लेते हैं। जाते पहला सवाल हरी सर का एक ही था, भाई तेरी तैयारी हो रही थी, क्या हो गया? मैंने कहा कुछ नहीं, वो किताबें बंद हैं और अलमारी में रखी हैं, अभी मस्त खाना पीना, मस्त नौकरी करना। बोला ठीक है। बोले यार हम लोग एक पार्ट टाइम काम कर रहे हैं। मैंने कहा भाई देख पार्ट टाइम कर रहा है, कुछ बताओ। तो प्लान दिया इन्होंने, मैं सच बताऊं अपनी मेमोरी इतनी तेज नहीं है कि कुछ समझ जाए, थोड़ी देर बाद समझ में आता है, आ तो जाता है। सर बता रहे पता नहीं क्या क्या बता दे, मुझे याद भी नहीं, आज भी याद नहीं क्या बताया था, लेकिन बार बार एक चीज बता रहे थे, 2 लाख 2 लाख 2 लाख। थैंक यू। अभी मैं मन ही मन सोच रहा था, मैंने कहा या तो मैं पी के बैठा हूं या ये लोग पी के बैठे हैं, और पक्का कोई नशा जरूर करके हैं, क्योंकि 25 साल लोग मेहनत करके, ग्रेजुएशन करके, पोस्ट ग्रेजुएशन करके एक नौकरी मिली मुश्किल से, वो भी कांस्टेबल की, और इन्होंने आधे घंटे के अंदर अंदर 2 लाख पर वीक पे पहुंचा दिया। अभी मैं सोच रहा था, मैंने कहा कोई बात नहीं, अब आ तो गई है, ग्रीन टी तो मिल ही रही है, इसको तो पीते हैं, बाद में देखेंगे। अच्छा, प्लान पूरा होने के बाद मेरी जेब में 4,000 थे। अब कितने लोगों को जोश आया बताना, सही बताना, हाथ खड़े कर सकते हैं। अच्छा, जोरदार ताली सभी के लिए। भाई सही बता रहे हैं, ईमानदारी से अपने को भी वही जोश आ गया। और जब जेब में पैसा हो ना, मैंने फटाक से निकाले, सर को 4,000 दिए। 7,190 का प्रोडक्ट था और 4,000 में देके आ गया। मुकेश जी मेरे रूम पार्टनर, मैं शाम को रूम पे पहुंचा। पहुंचने के बाद सुबह हम लोग कुछ सामान लाना था रसोई का, क्योंकि हम लोग खुद ही बनाते थे, खुद ही खाते थे, दूसरों को नहीं खिलाते थे। हाँ मतलब रसोई का काम जो था हमारा दोनों का ही था। जब ड्यूटी पे मैं होता तो ये बना लेते थे, और जब ड्यूटी पे मुकेश जी होते तो मैं बना लेता था। रसोई का सामान शायद हमारा राशन पानी वो कम था, तो मुकेश जी बोले सर एक काम करते हैं, शाम का राशन पानी ले आते हैं। मैं बोला ठीक है। अच्छा आप लोग हंस रहे हो, गलत मतलब मत निकालो देख। मैं कहा ठीक है मुकेश जी, चलो एक काम करो, जीन्स में 4,000 रखे, ले आओ। मुकेश जी ने जीन्स में हाथ दिया, बोले यार गुरुजी है ही नहीं। गुरुजी तो क्या मुकेश जी बोलते थे, जीतू जी बोलते थे उस टाइम। बोला इसमें तो 4,000 नहीं है। मैंने कहा देख यार जीन्स में रखे हैं, कहाँ ध्यान है? बोला देख लिया नहीं है। बोला शाम को कहाँ था? मैं बोला यार शाम को तो मैं आरपीएफ लाइन में था। तो याद करो कहाँ गए थे? मैंने कहा अब थोड़ा थोड़ा याद आई। मैंने कहा हाँ यार वहाँ गए थे। मैंने यार हरी सर के पास गए थे। ये कौन है? मैंने कहा अपने डीआरएम ऑफिस में बाबू हैं आरपीएफ के। बोलो 4,000 किस बात के देखे? मुझे याद तो मेरे को भी नहीं है किस बात के देखे, लेकिन 2 लाख 2 लाख की बात कर रहे थे। मुकेश जी बोले चलो अभी यहां से ना, मैं मन ही मन सोच रहा, मैंने कहा कुछ तो गड़बड़ हुआ था, जो भी हुआ था वो 2 लाख की बात कर रहे थे और वो जोड़ने की बात कर रहे थे। मैंने कहा एक मिल गया। मैं बोला मुकेश जी 4,000 वापस लेके आएंगे। बोला सर चलो। हम दोनों पहुंच गए तो मुकेश जी पूछ रहे हैं, बोला सर ये 4,000 किस बात के दिए तो बता तो दो। बोला बैठ। थैंक यू। बोला बैठ, अभी बताता हूं 4,000 किसके लिए थे। मुकेश जी को प्लान देना शुरू, मैं मन ही मन खुश। भैया या तो 4,000 मिलेंगे या बंदा ज्वाइन होगा। भाई साहब जैसे ही प्लान देना शुरू हुआ, प्लान कंप्लीट। प्रगति सूत्र के अंदर लास्ट में जितने भी डायमंड बने उनकी फोटो लगी हुई थी। ओम प्रकाश नेहवाल साहब की फोटो सबसे ऊपर। अब मुकेश जी बोले ये कौन है? मुकेश जी को बताया, बोले ये ओम प्रकाश नेहवाल आगरा से हैं। अब मुकेश जी को सन 2005 में ओम प्रकाश नेहवाल साहब ने प्लान दिया था।
और स्पोर्ट्स में खेलते थे, बोला सर हम वॉलीबॉल खेलते थे, तो उस फोरम को गोल मोल करके फुटबॉल बना के फेंक दिया था, जो ही नहीं हुए। और जब उनको उस दिन प्लान दिया गया तो मुकेश जी को मालूम था कि ओम प्रकाश नेवाल साहब आगरा में काफ़ी अच्छे लेवल पे थे और अच्छी इनकम थी और काफ़ी प्रॉपर्टी भी उनके पास थी, इनको मालूम था। तो इन्होंने बोला सर जल्दी करो, ज्वाइन कराओ। मैं चाहूंगा एक बार मुकेश जी के लिए एक जोरदार ताली, इतनी जबरदस्त जल्दी तैयार। थैंक यू। यहां से इस बिजनेस की शुरुआत होती है। शुरुआत तो सबकी हुई, मेरी भी हुई, और जो कर रहे हैं उनकी भी हुई, और जो नहीं कर रहे उनकी भी शुरुआत हुई। अब शायद मेरे घर वालों को तो, भाई को तो मालूम है, छोटे वाले को, इस बिजनेस में जब थोड़ा सा समझ आई, और समझ आने के बाद जब गोल सेट हुआ, तो गोल सेट हुआ मेरे दोस्त के दोस्त की वजह से। दोस्त का नाम है देवेंद्र यादव, बहरोड का रहने वाला है, और उसका दोस्त, उसका नाम नहीं लूंगा मैं, यहां पे दिल्ली में है। उस बंदे ने सन 2007 के अंदर 3 फरवरी का समय था, शादी थी, और उसकी गाड़ी को मैं रन करा रहा था, मतलब किसी उसके साथी को छोड़ के, हॉस्पिटल छोड़ के, कैलाश हॉस्पिटल छोड़ के वापस आ रहा था। तो उस लड़के ने, उसी के दोस्त थे, मेरे दोस्त भी नहीं थे, मुझे गाड़ी से ये बोल के उतारा था कि बोला जब औकात नहीं है बैठने की, तो बोला गाड़ी कैसे लेके गया। मैं कुछ बातें, किसी का एहसान किया हुआ और किसी ने एहसान किया, वो सब चीजें याद रखता हूं, लेकिन किसी पे किया हुआ एहसान भूल जाता हूं। लेकिन किसी ने कुछ ऐसे शब्द बोले हैं ना, वो कभी नहीं भूलता मैं। मेमोरी बेशक कमजोर है, लेकिन वो याद यहां से नहीं रहते, फिर वो याद यहां से रहते हैं। क्योंकि मेरे घर में है ना, मेरे माँ बाप को तो पता नहीं कितना लगता था मेरे बारे में, लेकिन मुझे पता है कई बार कैसा लगता था कि जीतू इस दुनिया में ना शॉर्ट टाइम मेमोरीलेस तेरा जैसा दुनिया में है ही नहीं। सच बता रहा हूं, खूब पढ़ता था, नंबर फिर भी कम ही आते थे, दबा के पढ़ने के बाद फिर भी नंबर कम। 2 चीजें इस बिजनेस में मुझे यहां तक लेके आई। पहला वो सपना जिस आदमी ने मुझे गाड़ी से उतारा था, आज भी नहीं भूला हूं, उससे मुलाकात हो भी चुकी है, मैंने कुछ नहीं कहा। और दूसरी चीज ये कि किसी काम को या जिद जो बचपन में से थी, शायद माँ बाप तो यहां नहीं बता पाए क्योंकि उनको लगता है कि स्टेज पे क्या बोलें, ये इसको बीमारी बोलूं मैं, शायद मुझे ये रोग था कि किसी भी काम को या किसी के प्रति कोई भी चीज हो ऐसी जो मैंने एक बार डिसाइड कर ली, तो फिर बिना पूरा किए मेरे को नींद नहीं आती। और मेरी लाइफ में शेप शॉप में एंट्री होते ही उससे पहले की कहानियां, झगड़ालू प्रवृत्ति का आदमी, मेरे साथ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था कि साला मैं डायमंड कैसे बनूंगा, क्योंकि दुनिया का कोई काम करना ना करना हो, लेकिन पीटना कूटना यदि कराना हो मेरे से करा लो। मैं बोला भाई मैं डायमंड नहीं बन सकता। मैं कहा डायमंड के लिए तो भाई देख सीधा सी हिसाब किताब है, एकदम पोलाइटली आदमी हो, नम्र हो, किसी से बात मीठी तरीके से कर सके, वो आदमी डायमंड बनेगा जो रिलेशन बना सके। हाँ, बिगाड़ने का काम मेरा है। और सच बताएं, ट्रेनिंग सेंटर से लेके या कहीं से भी लगा लो, ट्रेनिंग सेंटर में भी झगड़ा हुआ, लर्निंग में भी झगड़ा हुआ, पिटा कोटा हुआ है अच्छे से। और यहां तक कि शेप शॉप में ज्वाइन होने के बाद महागुरु जी सत्येंद्र प्रसाद जी को मालूम है, गोवा के अंदर भी मेरी वजह से ही हुआ था। पता नहीं गुरुजी को मालूम है कि नहीं, पता नहीं कुंडली में लिखा था। और ये जिद, हालांकि उसमें मेरी कोई गलती भी नहीं थी, मागुर जी मेरे साथ में थे, हरि सर, वो लोग दारू पी रहे थे, शब्द बोले थे, इस वजह से वो झगड़ा हुआ। और ये जिद की वजह से अब मुझे मालूम पड़ा कि यार जीतू कहीं भी यदि कुछ % योगदान है तो तेरे इस जिद की वजह से यहां डायमंड शिप है। Thank you. मेरे
मैंने कहीं लाइन सुनी थी एक साधु की, कि एक साधु जा रहे थे, हवा पीछे से चल रही थी, बाल आगे आ रहे थे उसके, और जब बाल आगे आ रहे थे बार बार तो उसे परेशानी हुई, उसने अपनी दिशा चेंज कर दी। ये शब्द उन लोगों के लिए है दोस्त, यदि मेरी तरह जिद्दी इंसान बन सकते हो और किसी काम के प्रति यदि आपको लगे कुछ भी हो जाए, दुनिया की सारी ताकतें मेरे साथ में हैं, मैं इस काम को पूरा करके दिखाऊंगा। और कहते हैं कि जिंदगी तो अपने दम पे जी जाती है, जिंदगी तो अपने दम पे जी जाती है, दूसरों के कंधे पे तो जनाजे उठते हैं। थैंक यू। लगा रहा दोस्त, चैलेंजेस आए और शुरू यहां से होता है कि आरपीएफ में नौकरी थी, कैरिज कारखाने में पोस्टेड था, और कहते हैं कि जब व्यक्ति इस बिजनेस में ज्वाइन होता है तो सबसे पहले अपने नियरेस्ट और डियरेस्ट जो लोग होते हैं उनको ही प्लान देता है। मेरे नियरेस्ट मेरा आरपीएफ डिपार्टमेंट, और डियरेस्ट में सुन ही लिया, साले साहब सुन लिया ना उनको, वो आए थे सन 2016 के अंदर मेरे को ज्ञान देके गए थे, अभी वो खुद करने का डिसीजन लिए हैं। मैंने आरपीएफ डिपार्टमेंट को प्लान देना शुरू किया, और मागुर जी मेरा शायद मेरे ख्याल में मैं वहाँ डिसीजन ले रहा था इस सेप सोप को नहीं करने का, क्योंकि मैं जब भी ड्यूटी जाता मेरा डिपार्टमेंट मुझे देख के खड़ा हो जाता था, बोला करोड़पति आ गया, डायमंड आ गया। गुस्सा मेरा कमजोरी का वजह यही है, जो शरीर कई लोग बोलते फिट है, साला ये फिट इसीलिए है, एक्सरसाइज से नहीं, कई बार आदमी जब ज्यादा वो करता है तो भी फिट रहता है, फूलता नहीं। डिपार्टमेंट ने टांग खींचना शुरू किया, और मैं जैसे ही जाता वो लोग बोलते आ गया करोड़पति, आ गया डायमंड, सीट खाली करो। मैं बोला यार ये तो मरवा दिया, ये सेप सोप नहीं करने देंगे। 2-3 दिन परेशान था मैं। एक दिन सर का फोन आया, मागुर जी सर का, बोला जी तो क्या बात है? मैंने कहा यार गुरु जी अपन ना करें बिजनेस यार, टट फालतू गए सब। क्या हो गया? मैंने कहा यार डिपार्टमेंट ही नहीं जीने दे रहा है। बोले काम कर तू मेरे पास आ। मैं शाम को गया। अच्छा लालच था, सर के घर में वैसे भी नहीं जाता था, यहाँ पे बनते थे मेथी के लड्डू। अबे मेरे को लगता था कि भाई 12 घंटे ड्यूटी है, शाम को घर जाएंगे ना तो पक्का डायमंड साहब ने लड्डू रखे होंगे और वो चाय के साथ जरूर मिल लें, कोई दिक्कत नहीं, पहुंचते हैं। वहां पहुंच गया, बोले क्या दिक्कत है मेरे को बता। मैंने दिक्कत ये है अपना हो जाएगा झगड़ा, और पता नहीं किसका सिर फूटे, मेरा फूटे या सामने वाले का। बोले क्या बात है? मैंने ये बात है। तो बोले एक काम कर आज से। अच्छा कितने लोगों को पर आज की डेट में टोंट कसते हैं लोग? ऐसे कितने लोग हैं? सभी है। जोरदार ताली आप सभी के लिए। थैंक यू दोस्त। सर ने मेरे को घर बुला के बोला एक काम कर सकता है। मैंने कहा कुछ भी करा ले आज की डेट में, लेकिन इन लोगों की जुबान चुप करा दो। बोला ठीक है, एक काम कर, कल जब भी ड्यूटी जाए तो जो तेरे को करोड़पति और डायमंड बोले उसको गले लगाना, और उसके कान में बोला तेरे मुंह में घी शक्कर। मैं बोला ये फॉर्मूला अच्छा है, लेकिन गुरुजी मैं कैसे बोलूंगा? एक बार जिससे बिगड़ जाए मामला उससे मेरा सुलझता नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। बोला कोशिश कर। भाई मैं अगले दिन ड्यूटी गया तो कहानी वही सेम रिपीट। हौलदार, अब उनको मैं कुछ कह नहीं सकता, वो खड़े हो जाएं। तो इस बार जब वो खड़े हुए तो मैं उनके पास गया, उनको गले लगाया और उसके कान में बोला तेरे मुंह में घी शक्कर। अभी उस दिन तो ठीक था, शाम को भी वही सेम चला। 3-4 दिन 5 दिन चले गए। 5 दिन बाद खेल पलट गया। अभी डिपार्टमेंट का कोई बंदा कुछ नहीं बोले। मैं बोला साला ये तो मजा नहीं आ रहा। मैं फिर वापस गया हरी सर के पास। मैंने कहा सर अभी डिपार्टमेंट है ना, कुछ बोलता ही नहीं है, सब चुप रहते हैं, मजा नहीं आ रहा। बोले तू कमाल का आदमी है यार। बोला तेरे को बोले तो परेशानी, नहीं बोले तो भी परेशानी। और धन्यवाद करता हूं दोस्त उन लोगों का भी, मेरे डिपार्टमेंट वालों का, कि जितनी टांग उन्होंने खींची ना उतना ही मैं काम करता था। थैंक यू।
ऐसे इस बिजनेस के अंदर शुरुआत स्टार्टअप सभी का ऐसा ही होता है, लगभग टारगेट हुए, लगभग टारगेट, कोई एक आध टारगेट बीच का मिसिंग किया, बाकी लगभग टारगेट मैंने अचीव किए। और एक घटना और बता रहा हूं डिसीजन के ऊपर। नौकरी 11 साल हो चुकी थी, 9 साल बाकी था, कंप्लीट भी हो जाता, 20 साल बाद रिटायर भी हो जाते। नौकरी चल रही थी, इनकम अच्छी आ रही थी, और मेरे डिपार्टमेंट ने इस बात का मालूम पड़ गया था, मालूम तो पहले ही था छोटे लेवल पे तो, लेकिन बड़े बड़े अधिकारी, असिस्टेंट कमांडेंट और कमांडेंट लेवल के अधिकारियों को इस बात का तब मालूम पड़ा जब मैं एब्सेंट होकर यूरोप चला गया था। AK-47 के साथ मेरी ड्यूटी थी और RPF का एग्जाम था, और जानबूझ के मेरे इंस्पेक्टर ने मेरी ड्यूटी लगाई कि इस बंदे की ऐसी जगह ड्यूटी लगा दो कि ये छुट्टी ना जा सके। और मुझे ये बोल के भेजा गया, बोला जी तो तेरे को 3 दिन बाद बुला लेंगे, और जिस दिन तेरी छुट्टी सैंक्शन है उस दिन आपको हम भेज देंगे। जैसे ही मैं ब्यावर रेलवे स्टेशन से अजमेर स्टेशन पर ड्यूटी आया और मेरी एग्जाम सेंटर में ड्यूटी लगी, तो वहां पे 3 दिन पूरे होने के बाद मैंने मेरे इंस्पेक्टर को कॉल किया कि मैंने कहा सर मेरी ऐसे ऐसे छुट्टी सैंक्शन है और मुझे घर जाना है, मैडम को दिखाना है। मेरे दोस्त, मेरे इंस्पेक्टर को मालूम था इस बात का, उसने बोला भैया तेरी छुट्टियां कैंसिल है। इधर यूरोप की टिकट हो चुकी थी, वीजा बन चुका था कंप्लीट, और 23 जनवरी को हम लोगों को यहां से जाना था। गुरुजी बोले अब क्या करना है? बोला करना कुछ नहीं है। मैंने क्या किया है? मैंने भाग गए थे, एब्सेंट हो गए थे। बोले वही करना है। बोले बिजनेस डुप्लीकेशन का है, मैंने किया वो कर ले, मैं डायमंड बन गया, तू भाग गया तो तू भी डायमंड बनेगा। मैं कहा ठीक है, अब भागम भाग खेलते हैं। हमने खेलना शुरू किया, और सच बताएं जब भाग के गए, फिर एक घटना, ऊपर वाले ने मजा भी खूब लिया है, सच बता रहे हैं। जैसे ही भागे 2019 में, और मैं जयपुर आके शिफ्ट हुआ, 11 मार्च की बात है, मैं जयपुर आया था, और 13 मार्च को मेरे छोटे भाई का एक्सीडेंट हो गया यहीं जयपुर के अंदर। उनका बिजनेस शुरू कराया था पार्ट टाइम के हिसाब से, सेप शॉप भी कर रहे थे साथ में, और अपना फास्ट फूड का शुरू किया था, पैसा लगाया था कुछ उसमें। 13 मार्च को पैदल पैदल ये रात को कहीं जा रहे थे खाना वाना के लिए, और गाड़ी वाले ने पीछे से इनका एक्सीडेंट किया था। इनके दोनों फीमर की हड्डियां टूट गई थी। मुझे सूचना मिली, रात को 11 बजे हम लोग हॉस्पिटल पहुंचे। ये घटना मैं इसलिए बता रहा हूं दोस्त कि अच्छे अच्छे लोग इस जगह पे आके डिसीजन ले सकते हैं बिजनेस को ना करने का और नौकरी पे जाने का। 13 मार्च को एक्सीडेंट, मैं 19 मार्च तक मेरे भाई के साथ था। 19 मार्च को हम लोग यहां से निकले जयपुर से घर, और 22 मार्च को लॉकडाउन हुआ था। शायद मेरे ख्याल से सभी को मालूम है, 2020 22 मार्च को लॉकडाउन हुआ। लॉकडाउन होते ही इधर से नौकरी से घर, जो पैसा लगाया था, इन्वेस्ट किया था, वो जीरो, और इधर से सेप्सो कंपनी बंद नहीं थी, लॉकडाउन की वजह से पूरा शटडाउन था, इसलिए कोई भी चीज वर्किंग नहीं हो रही थी, इनकम जीरो। मैं शायद 10 दिन हो गए थे, मैं ऐसे ही उदास खड़ा था, पापा जी आए मेरे पास, बोला हाँ क्या बात है? मैंने कुछ नहीं। अरे यार नौकरी पे जा सकता है तो चला जा, मौका है अभी। मैंने कहा नहीं पापा, नौकरी पे तो नहीं जाऊंगा। बोला क्यों? मैंने कहा जुबान दे के आया हूं, और मैंने कहा मर्द की तो जुबान ही होती है। मैंने कहा कहीं भी धंधा करके कमा के खा लूंगा, लेकिन वापस नौकरी में मैं नहीं जाऊंगा। मेरी टीम को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा कि देख छोटी सी घटना हुई और ये आदमी वापस नौकरी पे आ गया। शायद मेरे ख्याल से मागुर जी 6 मई की बात है। 6 मई को हेडक्वार्टर से मैसेज था, मागुर जी लोगों का मैसेज था कि जूम ऐप के ऊपर एक मीटिंग है, और उस मीटिंग में सभी रेड क्लब एंड अबो प्रेजेंट रहेंगे। हम लोग वहाँ प्रेजेंट थे, और मागुर जी
रजत वर्मा साहब ने उस मीटिंग को लिया था। मैं चाहूँगा एक बार जोरदार ताली वागुर जी रजत वर्मा साहब के लिए भी। कारण शायद मेरे ख्याल से, मुझे नहीं मालूम कि मैंने किस जोश में और किस कारण से उनको एक बार फ़ोन कर दिया था। एक बच्चे की नौकरी जा रही थी और वो बोला कि आज के दिन यदि चेक नहीं आया 24 घंटे के अंदर अंदर तो मैं इस छोरी की नौकरी खा जाऊंगा। इंस्पेक्टर था, 8,000 का उसका चेक था, इसलिए मैं कॉल किया था उनको और उन्होंने आधे घंटे के अंदर उस प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट किया था। मैं चाहूंगा एक जोरदार ताली, क्योंकि आज तक मेरे ख्याल से कोई डायरेक्टर इस तरीके से किसी से डायरेक्ट बात नहीं कर सकता। रियल में मुझे प्राउड है इस इंडस्ट्री पे और इस इंडस्ट्री को चलाने वाले महागुर जी रजत वर्मा साहब के। और सच बता रहे हैं दोस्त, उस दिन मुझे भी प्राउड हुआ कि जब उन्होंने बोला कि आज से जो काम करेगा ऑनलाइन और जिसका 15,000 से नीचे का चेक जो आएगा उसको हम 15% एक्स्ट्रा इनकम देने वाले हैं। मैंने हरि सर को फोन किया, उससे जस्ट पहले ही, मीटिंग होने से पहले, मैंने गुरुजी अब क्या होगा, क्या करेंगे? तो हरि सर ने एक ही बात बोली, बोले जो मेरा होगा वही तेरा होगा। बोला जो मेरा होगा वही तेरा होगा। लेकिन जिस दिन मीटिंग हुई, मीटिंग के बाद काम करना शुरू किया और पहला चेक 2,790 रुपए का मेरा बना था। मैं रेड क्लब में था और जब चेक बना तो उस दिन मैं उस 2,000 को नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये 2 लाख का चेक है। कारण क्योंकि 1 साल लॉकडाउन चला था, भाई को भी दिखाना था, सारी चीजें चल रही थी। ऐसी स्थिति में रियल में मैं धन्यवाद करता हूं इस सपोर्ट सिस्टम को। उस समय मेरे पास में एक इंसान के अलावा, डाउनलाइन ने जरूर बात की थी और हम कर भी रहे थे, लेकिन मेरे अपलाइनों में मेरे पास में हरि सर के अलावा किसी का कॉल नहीं आया था जब मैं इस स्थिति में था। और उन्होंने यही बोला था, कोई बात नहीं, मैं साथ हूं, मिलके करेंगे, जो भी करेंगे करके दिखाएंगे। बोला थैंक यू। यहां तक जैसे भी है और जिस तरीके से भी साथ दिया, और मैं थोड़ा सा नेगेटिव ज्यादा हूं, किसी भी चीज को गहराई से सोचना, ये चीज मेरे अंदर थी हमेशा से और शायद मेरे लिए नुकसानदायक भी थी। इस बिजनेस में बाद में मुझे मागुर जी सर ने एक बात बोली, बोला भैया यहाँ पे डायमंड है ना, वो इंसान बनता है जो अपना दिमाग, अपने दिमाग से हम कितना कमा रहे हैं, 50,000, 60,000, 70,000, 1 लाख, उस दिमाग को खूंटी पे टांग दे और सिर्फ सेपसोप का दिमाग यूज करे। शुरू किया काम करना और आज ये डायमंड शिप, मैं कई दिनों से, कल भी रात को सब लोग तो सो गए थे, मैं बैठा हुआ था, मैंने कहा यार दिन तो आ गया है, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था और एक बात सोच भी रहा था मैं कि मैंने यार अब क्या करना है, डायमंड बन गए। लेकिन मुझे एक बात ने रोक दिया कि मैंने कहा तेरे भरोसे जितने लोग आए थे वो भी तो हैं, वो भी तो किसी विश्वास से आए हैं। बिल्कुल आज यहां से मैं आप लोगों के साथ मुट्ठी बांधता हूं कि ये पट्टा मागुर जी लोगों ने मुझे पहनाया है डायमंड शिप का, ये घर में रहेगा, लेकिन फील्ड वर्क जो मेरा रहेगा वो ग्राउंड लेवल पर रहेगा। मागुर जी, मैं ऑलरेडी तैयारी करके आया हूं। मुझे सिर्फ कलम सर की डायमंड शिप को अटेंड करना है, उसके बाद मैंने घर वालों को भी बोल दिया है कि मैं 2 महीने घर आने वाला नहीं हूं। कारण कि इन 2 महीनों में मैं अकेला ही तो यूरोप गया हूं, बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो विश्वास के साथ इस बिजनेस में आए थे और जिनको विश्वास है कि इस इंसान के साथ, इस टीम के साथ में काम करेंगे तो हम लोग भी एक दिन यहां पे जरूर पहुंचेंगे। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि जो भी साथी जैसे जैसे ऊपर से गाइडलाइन मिलती जाएगी और वैसे वैसे काम मेरे साथ करते चले जाएंगे, सारे के सारे यहां से पेरिस और स्विट्जरलैंड जाने वाले हैं। थैंक यू। एक चीज और, यहां पे बैठे हैं प्रकाश भाई हैं, ताऊ जी के लड़के, इनके छोटे भाई इंदर यादव हैं।
मेरी लाइफ में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पता नहीं क्या क्या सोचते हैं। मेरे रिलेशन में या साथ में जितने भी लोग सफल होते हैं, मैं मन ही मन खुश होता था। मैंने कहा चलो बढ़िया है, भगवान और आगे करे। और मैं इस बिजनेस में यदि बात करूं मेरे बैकग्राउंड की, तो इतना ज़्यादा वो नहीं, बढ़िया अच्छे से माँ बाप ने पढ़ा लिखाया है। और अच्छे, मैं अपने पिताजी को देखता था बचपन से, जो मेहनत करते थे। उनकी मेहनत के आगे हम लोग कुछ भी नहीं है। मैं उनके सामने शायद मेरे ख्याल से इसमें बिजनेस के अंदर भी लगाऊं मैं, तो शायद 10% मैंने मेहनत करी होगी। बहुत मेहनती थे, उन्हीं से मैंने ये सब सीखा था। और यदि मैं प्रकाश भाई की और इंदर भाई की बात करूं, तो आज की डेट में मुझे लास्ट टाइम बता रहे थे, बोले भैया मैंने 3 करोड़ का इनकम टैक्स भरा है। इंदर भाई बता रहे थे। मैंने कहा भाई, मैं यदि मैं कहूं कि मैं सबसे ज़्यादा मोटिवेट होता हूं तो मैं आप लोगों से होता हूं, कि आप लोगों ने मेहनत करके यहाँ तक बढ़े हैं। इनसे भी मुझे प्रेरणा मिलती है। जीवन में जब भी कभी आगे बढ़ना है दोस्त, तो आपको मालूम होना चाहिए यार, कारण कि इस इंडस्ट्री में मुझे नहीं लगता कि किसी इंसान को ऐसा कुछ बोलने को मिले कि यार मैं किसको देख के आगे बढ़ूं। चलो, मुझे तो मेरे परिवार में और इस इंडस्ट्री में मैंने देखा। आज यदि मैं बात करूं फ्रंट लाइन में, महागुरु लोग बैठे, मैं इन सभी को चरण वंदन करता हूं कि इस बिजनेस की शुरुआत से लेकर यहाँ तक, वीडियो हो, चाहे ट्रेनिंग हो, चाहे एलडीपी हो, चाहे दिशा ट्रेनिंग हो। और सच बताऊं, एक बात, शायद टाइम बहुत हो गया है, लास्ट बात मैं मेरी क्लोज करूंगा। मैं चाहूंगा एक बार महागुरु जी सत्येंद्र प्रसाद जी के लिए एक जोरदार ताली, क्योंकि मेरी पहली दिशा मैंने नैनीताल में, महागुरु जी राकेश प्रसाद जी और सत्येंद्र प्रसाद जी थे, और उसी दिशा से मैं इंसान बना था। उससे पहले फौज में थे, रात की ड्यूटी होती थी, कभी खैनी भी खा लेते थे, कभी पी भी लेते थे। श्रीनगर के अंदर थे तो वहां पे बताया जाता था कि भैया यहाँ जिंदा तभी रहेगा जब तू रम वम के 1-2 पैक ले लेगा। सच बताएं, महागुरु जी की दिशा लेने के बाद उसी दिन से आज तक मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने अपनी जेब से वो जो भी माल मसाला मैं लेके गया था, मैं वहीं डाल के आया था। और उसी दिन से मैंने डिसीजन लिया था कि मैं जिंदगी में कभी इन चीज़ों को हाथ नहीं लगाऊंगा। थैंक यू। और दूसरी बात, एक दिन हम लोग रूम पे थे और महागुरु जी हरी सर आए थे, तो हम लोग कहते हैं ना कि मैं, मेरा दोस्त, हम तीन यार, वो 3 यार थे, मैं, मुकेश जी और एक और था। हम बैठे थे और सर आ गए, उन्होंने प्लान फोल्डर उठाया, बोला यार ऐसा है, तुम लोग यही काम करो, तुम्हारे बस की सेप सोप नहीं है। मैंने कहा यार सर करेंगे करेंगे। बोला कैसे विश्वास कर लूं? बोला मेरे सिर पे हाथ रख, कसम खा कि आज के बाद इसको हाथ नहीं लगाएगा, इस दोस्त के साथ नहीं बैठेगा। मैंने कहा ठीक है सर, मैं कसम खाता हूं आज के बाद इस तीसरे दोस्त के पास कभी नहीं बैठेंगे। और आज मुझे 6 साल हो गए दोस्त, 6 नहीं 7 साल बोलूंगा। इन 7 सालों में मैं उस दोस्त के पास कभी नहीं बैठा मैं। थैंक यू। और मैं इतना कह सकता हूं आप सभी लोगों को कि मैं हमेशा आप लोगों के साथ में रहूंगा, और जहां भी आप लोगों को हेल्प की जरूरत पड़ेगी, मैं 100% आप लोगों के साथ देने वाला हूं। थैंक यू। और ऊपर वाले से मैं प्रार्थना करूंगा कि इस हॉल में जो भी आए और जैसे भी आए, क्योंकि 1600 रुपए दे के एक दिन मैं भी बैठा था, और सच बताऊं आप लोगों को सीट मिली है, मुझे तो सीट भी नहीं मिली थी, पूछ लेना, पीछे खड़ा था। और डायमंड शिप देखने के बाद ही डिसीजन लिया था कि मुझे डायमंड बनना है, और वहीं से मुट्ठी बांध के काम करना शुरू किया दोस्त। और आज आप लोगों के सामने हैं, और आप सभी लोगों से के लिए ऊपर वाले से मैं प्रार्थना करता हूं कि एक दिन आप लोगों की लाइफ में ये दिन जरूर आए। थैंक यू, नमस्कार, थैंक यू।